हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई तो आपकी चल ही रही होगी। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया, आई होप बढ़िया हुआ होगा, मस्त हुआ होगा। और मैं आज बात करने वाला हूँ, आज कोई पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको thumbnail में पता चल ही गया होगा कि जो सीयूटी के कुछ शिफ्ट के पेपर्स हो चुके हैं, तो उसके अंदर बायोलॉजी के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे थे। अब जो जिन बच्चों के एग्जाम अभी होने बाकी है, तो ये वीडियो उनके लिए है। उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जिससे के कारण जिन बच्चों का अभी एग्जाम होना बाकी है, उनको क्या है, इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अब उनको लास्ट टाइम में कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं। कुछ अलग से तो नहीं आ गया है, कुछ जो चैप्टर डिलीट हो गए हैं या सिलेबस डिलीट हो गया उसमें से तो कोई भी चीज नहीं आ गई है। तो उस चीज का हम लोग देखते हुए हम बताएंगे कि आज हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ बच्चों से रिव्यूज लिया है। उससे हमारे को पता चला है कि भाई कौन कौन से भाई चैप्टर्स है जो है आए हैं कहां से, एक्स्ट्रा या उसी एनसीईआरटी में से आया है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो सीयूटी 2025 का जो पेपर का मोस्ट क्या पूरा पार्ट जो है वो एनसीईआरटी से ही आया है। और कौन सी एनसीईआरटी, तो हमारे पास में टू टाइप की एनसीईआरटी, एक न्यू एनसीईआरटी और एक ओल्ड एनसीईआरटी। बट मैंने बच्चों को बोला है, और जो सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जो न्यू एनसीईआरटी है, सारा जो क्वेश्चन है, हमने बच्चों से बात की अब तक, जो उन बच्चों ने बताया हमारे को कि भाई जितने भी क्वेश्चन आए सर वो सारे के सारे न्यू एनसीईआरटी से आए हैं। डिलीटेड जो ओल्ड पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन नहीं आए। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का अभी भी एग्जाम है बाकी है, उनको क्या है, न्यू वाली एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस करना है और ओल्ड वाली को तो देखना ही नहीं है। ठीक है, न्यू वाली में से ही क्या है, और इसमें से मैं आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर में से कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। आपको नीट से पता चल ही गया होगा एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से देखो, नीट क्या एक एक पेज इंपॉर्टेंट होता है, वैसे सीयूटी के अंदर भी क्या है, न्यू एनसीईआरटी का जो एक एक पेज इंपॉर्टेंट है। अब उसके अंदर मैं बात करूं, यदि साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट का नाम एकदम अच्छे से याद कर लो, वो पता होना चाहिए। कोई भी ईयर दे रखे हो वो पता होने चाहिए। ये सब चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो चलो एक एक चैप्टर करके हम बात करेंगे, कौन से चैप्टर में से कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है उसकी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट यदि मैं बात करता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग बात करेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो हिंदी इंग्लिश बच्चों को। तो मैंने कुछ लिख लिए हैं, जैसे बच्चों से जो बात हुई थी वैसे वैसे मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। ठीक है, तो हम टॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है वो है पुष्पीय पात्रों में लैंगिक प्रजनन, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक प्लांट। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि भाई इसमें बच्चों कौन कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको बता दूं एनसीईआरटी का हर चीज इंपॉर्टेंट है, तो अब मैं ये इंपॉर्टेंट पोर्शन इसलिए बता रहा हूं कि इसको आपको और ज्यादा फोकस करना है। बट ऐसा नहीं है कि आप ये ही टॉपिक पढ़ो बाकी वाले छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस ये वाले पोर्शन तो 100% करने हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ज्यादा मैंने बच्चों में बात की, इन टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा, इनमें से क्वेश्चन आए भी है बहुत सारे। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से देख लो, हर चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसमें से देख लो एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस आने हैं, एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आना। तो हमारे को क्या है, एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ना ही है। तो सर फिर इन टॉपिक का क्या मतलब है, इन टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने मोस्टली एनसीईआरटी के सारे टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे सारे, जो एक भी थोड़ा भी मेरे को लगा, बट आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी और इन टॉपिक को सबसे ज्यादा फोकस करना है आपके एग्जाम के इन दिनों में। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर में बात करता हूं तो आपको एक जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसके अंदर पोलन वगैरह ये सब उसका सबसे बेसिक पार्ट है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, पोलन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ट्रांसफर होता है, ये सब हमारे को देखना है। ठीक है, जो निषेचन पूर्व संरचनाएं जितनी भी होती है, इंग्लिश में भी लिखा है मैंने आगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, निषेचन पूर्व संरचनाएं जितने भी है घटनाएं उसकी बात करें। ठीक है, पोलन है, परागण है, उसकी बात करेंगे। एग्जाम्पल उदाहरण दे रखे हैं उसको, वो सारे के सारे याद होने चाहिए, एक एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा डबल फर्टिलाइजेशन या फिर दोहरा निषेचन है वो याद होना चाहिए। एम्ब्रियो, भ्रूणपोष, ये सब याद पता होना चाहिए। सीड है, और सबसे लास्ट में एपोमिक्सिस या फिर असंग जनन, ये वाला पोर्शन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। मतलब इस चैप्टर में से इन सब पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में भी आए हैं इसमें से, इसी पोर्शन में से क्वेश्चंस। और अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी, सीयूटी के उसमें भी ये पोर्शन में से क्वेश्चन पूछे गए। ये असंजनन, एपोमिक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस। और परागण, पोलिनेशन इसके अंदर, और मैंने इंग्लिश में भी लिख लिया है साथ साथ में। ठीक है, तो पोलिनेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन है, स्ट्रक्चर्स है, एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है, सीड है, और एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनिक, ये दोनों जो चीज है सबसे लास्ट वाले पेज पर दे रखी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है, बच्चा सबसे लास्ट वाले पेज पे जाते जाते बोर हो जाता है चैप्टर से। ठीक है, तो बोर नहीं होना है आपको, ये वाला पोर्शन 100% करना ही है।
ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बच्चा? नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है? सबसे पहले मेल और फीमेल स्ट्रक्चर है, वो तो सबका बेसिक है, वो तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद में यदि गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के फॉर्मेशन के दोनों प्रोसेस है, ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर जो गैमेट बनते हैं उसका एकदम प्रॉपर आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्पर्म का स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, उसका डायग्राम पता कर लेना एकदम अच्छे से, ठीक है, कहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एमसी जो होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इम्प्लांटेशन जो होता है बॉडी में, कैसे कहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, किससे और कैसे इम्प्लांट होता है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। अपरा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अपरा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम ही कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम ही कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के से रिलेटेड, तो सारे हार्मोन आपको पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सारे हार्मोन्स पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का जो ड्यूरेशन होता है कि फर्स्ट मंथ के अंदर, पहले महीने में कौन कौन से बने, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूंगा तीसरे महीने में, ठीक है, प्रथम तिमाही जिसको बोलते हैं, 6 मंथ तक, जो 5 मंथ है फर्स्ट महीने में, तो उसके ये वाले आपको ड्यूरेशन भी पता होना चाहिए। और जो लास्ट में प्रेगनेंसी कौन करवाता है, कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो मेनली रोल निभाते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, इसके अंदर आपको ये वाले पोर्शन सबसे ज्यादा ध्यान रखने हैं। हार्मोन ध्यान रखने हैं, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल ध्यान रखना है, गैमेट जेनेसिस वगैरह और स्पर्म का स्ट्रक्चर वगैरह ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बहुत ही छोटा चैप्टर है बट इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, और बहुत इजी भी आते हैं, ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इसको रिवाइज कर लेना तुम लोगों को, ठीक है। यदि आप लोगों को इसमें से कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझना हो हमसे, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सर हमारे को ये वाला छोटा सा टॉपिक बना के समझा दीजिए, कोशिश की जाएगी कि वो भी आपका समझा दिया जाए। इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या कुछ ईयर्स दे रखे हैं, तो वो ईयर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, वो ईयर्स ध्यान रखने हैं। और एक सहेली दे रखा है, जो एक टैबलेट होती है, तो उसके बारे में आपको पता रखना है, वो सहेली के बारे में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। उसके बाद में एक एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस, जिसमें क्या है, लिंग का पता चलता है, सेक्स का पता चलता है। रियल में इसको सेक्स का पता लगाने के लिए थोड़ी ना किया था, डिजीज का पता, जो जेनेटिकल डिजीज होती है उसका पता लगाने के लिए किया था, बट इसका मिसयूज हम लोग हैं, उसका मिसयूज करने लगे, तो इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक अपराध, अब इसको नहीं यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जितने भी होते हैं गर्भ निरोधक के लिए जो यूज किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसके अंदर जो नेचुरल भी होते हैं और कुछ दूसरे वाले भी होते हैं, तो सब आपको पता होनी चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए इसकी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं एमटीपी पे। एमटीपी क्या होता है भाई? चिकित्सक समापन, मतलब भाई प्रेग्नेंट तो हो गए पर बच्चा नहीं चाहिए, उस टाइम कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हम लोग क्या है क्या नहीं कर सकते, बेबी जन्म नहीं देते हैं, ठीक है, तो एमटीपी करवा सकते हैं, तो वो वाले एमटीपी का भी ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर आ जाता है एसटीआई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल दे रखे, तो सारे ध्यान रखने हैं, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और सबसे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दो वाले पार्ट, एक तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव, और इसके अंदर भी आपको जो ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी वो भी ध्यान रखना है, और ये वाला बंध्यता वाला, इसके अंदर आप आईवीएफ वगैरह सब पढ़ते हो, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पर लास्ट पेज पर दे रखा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो ये वाला पोर्शन तो आपको भाई किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। वैसे बाकी मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही रखे हैं, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें से जो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, इनमें से मिला के मैं कम से कम बोल देता हूँ 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे इन दोनों, इन पूरे, मतलब टोटल 3 चैप्टर हो जाते हैं, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या ध्यान क्या रखना है आपको, इसमें आप लोगों को क्या है, जितने भी साइंटिस्ट है वो सारे ध्यान रखने हैं, ईयर दे रखे हैं वो सारे ध्यान रखने हैं, एक्सपेरिमेंट सारे ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो पहले वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग को क्या है, सबसे पहले मेंडल दे रखा है, तो मेंडल के बारे में भी ध्यान रखना है, किसके बारे में, मेंडल के बारे में, ठीक है, मेंडल वाला पोर्शन ध्यान रखना है।
ठीक है। उसके बाद में क्या है, मेंडल ने कब काम किया है, कौन कौन से मेंडल ने करेक्टर लिए, ये सारी चीजें ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है अभी। ठीक है, जितने भी क्रॉस करवाए गए हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसके रेशियो जो है, अनुपात जो है, वो अनुपात भी आपको क्या करना है, याद रखने हैं। बहुत ज्यादा पिछले साल भी पूछे गए, तो इस साल भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसको भी अच्छे से कर लेना है। ठीक है, जितने भी मेंडल के लॉ थे और लॉ के एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो सब भी ध्यान रखने हैं। अपवाद भी ध्यान रखोगे और उसके भी उदाहरण ध्यान रखोगे। ठीक है, अपवाद ध्यान रखोगे और उसके क्या है, उदाहरण भी ध्यान रखोगे, एग्जाम्पल भी ध्यान रखोगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी थी, मेंडल के बाद में क्या आई थी, क्रोमोसोमल थ्योरी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी भी आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है, ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, वैसे इसको पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये मैं टॉपिक वो बता रहा हूँ जो इस पर ज्यादा फोकस करना है, इनमें से तो कोई भी टॉपिक छूटना ही नहीं चाहिए, एग्जाम से एक दिन पहले भी इनको पढ़ना है। ठीक है, बाकी वाला एनसीईआरटी पूरी पढ़नी, कितनी सी पेज की, छोटे सी 200 पेज की तो एनसीईआरटी है, तो आपको पूरी अच्छे से पढ़नी है। म्यूटेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर दे रखे लास्ट के अंदर, पेडिग्री दे रखी है, तो वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके अंदर 2 टाइप के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को क्या है, मैं तो इसको आप पे 5 दिल दे देता हूँ ना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है इसी का नेक्स्ट चैप्टर, जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर बेसिस। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर बेसिस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले तो डीएनए का बेसिक में जाओगे तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वही इंपॉर्टेंट है, डीएनए के स्ट्रक्चर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं इस चैप्टर में, वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं उसमें से। ठीक है, उसके बाद में यदि मैं बात करता हूँ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जो एक प्रोसेस है उसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद में यदि आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ आरएनए देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ आरएनए से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से क्या मिलता है, सेकंड से क्या मिलता है, थर्ड से क्या मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाला प्रोपोर्शन ध्यान रखना है। फिर जेनेटिक कोड को आप पूरे कोड याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद में टीआरएनए हो गया, और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये तीनों प्रोसेस अच्छे से पता होने चाहिए। और इस चैप्टर का सबसे हार्ड बच्चों को लगता है, क्योंकि सब कुछ रटना पड़ता है इसमें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके अंदर एक दो पेज दे रखे हैं पूरे, और पूरा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, जितने नंबर दे रखे हैं वहां पर, जेनेटिक कोड मतलब नंबर, जीन नंबर, क्रोमोसोम के कौन से क्रोमोसोम कितने जीन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब कुछ आपको याद रखना है इसके अंदर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। लैक ओपेरॉन, ये तो सबसे फेवरेट है उनका। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसमें से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, और इन दोनों में से क्वेश्चन आ रहे हैं सब, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आ गया इसमें से क्वेश्चन, तो और आएगा। ठीक है, वो जो एक टॉपिक को टारगेट कर लेते हैं ना, उसमें से एक शिफ्ट में दे दिया तो दूसरे में भी देने की कोशिश करते हैं कि भाई ताकि पेपर का लेवल रहे, थोड़ा क्वेश्चन अलग चेंज कर देंगे बट देंगे उसी में। फिर आ जाता है इवोल्यूशन, ये तो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है, इसमें से भी कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल आपको, उदाहरण ध्यान रखने हैं। उदाहरण जो है दे रखा है आपको, होमोलॉगस और एनालॉगस के जो एग्जांपल है वो सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव के अंदर जो विकास है, मानव विकास, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है आपको। मानव विकास के अंदर क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी है, जो मस्तिष्क की कैपेसिटी है वो ध्यान रखनी है, कब हुआ क्या हुआ, ईयर सारे ध्यान रखने हैं इसके अंदर, आपको सारे के सारे ईयर ध्यान रखने हैं। और क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी, क्रेनियल कैपेसिटी सबकी ध्यान रखनी है, किस समय कौन था, क्या किया था उसने, वो सब ध्यान रखना है। एक एडेप्टिव रेडिएशन जो है, ठीक है, वो ध्यान रखनी है। और ऑस्ट्रेलियन वगैरह जो दे रखा है, मार्सुपियल्स वगैरह, वो भी ध्यान रखोगे। हुडर डिग्रीज वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखोगे। और एक डार्विन का जो फ्रिंचेस वाला उदाहरण था एडेप्टिव रेडिएशन का, वो भी ध्यान रखोगे। ठीक है, और साथ साथ में म्यूटेशन के कारण हुडर डिग्रीज ने जो समझाया था, इक्वेशन दी थी, वो सब ध्यान रखना है। हुडर डिग्रीज के अनुसार जो है वो सब, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो हार्डी विनबर्ग कब इक्विलिब्रियम में रहता है, कब उसको डिस्टर्बेंस होता है, ये भी ध्यान रखना है। इतना सारा पोर्शन इसका इंपॉर्टेंट है, और ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए, इसमें से ही 100% क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद में ये बात करता हूँ, ये पूरा चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी आपको रोग दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, रोग दे रखे हैं, वो सारे रोग आपको ध्यान रखना है, इम्यून सिस्टम ध्यान रखना है। ये वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी रोग दे रखे हैं आपको वो सारे ध्यान रखने हैं। साथ साथ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इम्यून सिस्टम ध्यान रखना है, शरीर का इम्यून सिस्टम ध्यान रखना, और जितने भी ड्रग्स दे रखे हैं, ठीक है, वो सारे ड्रग्स आप भी वो भी ध्यान रखोगे। ठीक है, तो सारे ड्रग्स दे रखे हैं, और डिजीज
वो दे रखी है वो सारी ध्यान रखोगे, डिजीज और ड्रग्स, बस इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, डिजीज और ड्रग ही है। ये पूरा कोर्स है, पूरा चैप्टर, इसमें से कुछ भी मैं नहीं बोलूंगा कि ये वाला टॉपिक, सारा इंपॉर्टेंट है, एक एक मलेरिया वगैरह, कैंसर वगैरह सब, ठीक है। उसके बाद में ये वाला चैप्टर, इसमें भी मैं आपको क्या ही बताऊं, ये सारा पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, वो सारे ध्यान रखने, लैक्टिक एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, वो सब प्रोजेक्ट वाले, इसके अंदर क्या है, मिलान वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, 100%। सीवेज ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, वो ध्यान रखना आपको। और इसके अंदर जो बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, लास्ट में सबसे दे रखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, बायोटेक्नोलॉजी। ये अपने आप में 2 चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये चैप्टर तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। वैसे तो 13 के 13 चैप्टर इंपॉर्टेंट है सीयूटी में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यदि मैं बात करता हूं तो एंजाइम दे रखा है सबसे पहले तो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में और क्या क्या ध्यान रखोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है उसके बारे में ध्यान रखोगे, कैसे प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्या क्या करना पड़ता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यदि हमारे को बनाना है, कैसे ट्रांसफर करना है, किस प्रकार से होता है, स्टेप बाय स्टेप सारे ध्यान रखोगे। और पीसीआर के सारे स्टेप, साथ में टेम्परेचर भी ध्यान रखोगे, तापमान ध्यान रखना है, कहां पर कितना कितना होता है, सब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सारा चीजें ध्यान रखने, पीसीआर सब कुछ ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब। और एक क्लोनिंग वेक्टर होता है जिसका डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, PBR322, तो जो ये है डायग्राम, इसका अच्छे से ध्यान रखना है, इसके अंदर सिलेक्टिव मार्कर कौन कौन से हैं वो सब ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, 100% एक ना एक में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक शिफ्ट में, ठीक है। फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में भी पूछा जाता है, पिछले साल पूछा गया था, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा इस पर फोकस नहीं करता है, ठीक है। जितना भी प्रोडक्ट बनाने के बाद में जो प्रोसेस होता है उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो जो भी आप बीटी कॉटन वगैरह है, बीटी मक्का है, ये सब ध्यान रखोगे, इससे भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। गोल्डन राइस है वो भी पूछा जाता है, गोल्डन राइस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विटामिन ए होता है उसके अंदर। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर यूज किया है, वो भी हमारे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछे, एग्जाम्पल आते हैं वहां पर। इंसुलिन कहाँ पर बनाया, कैसे बनाया गया, वो भी पूछा जाता है। जीन थेरेपी कब यूज हुई थी, मैं डायरेक्ट आपको इस वो हिंट दे रहा हूं बस, ताकि आप एनसीईआरटी जाके खोलो पढ़ो, ठीक है। जीन थेरेपी कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, किस पर हुई, कौन से बच्चे पर हुई, ठीक है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी में दे रखा है। ट्रांसजेनिक जो एनिमल होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में एथिकल इशू, इसके अंदर बायो पेटेंट और बायो पायरेसी, ये 2 वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है एथिकल इशू, तो ये वाला पोर्शन भूलना मत, छोड़ना मत, ठीक है, इतना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है, एथिकल इशू वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, इकोलॉजी की, किसकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर है, कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर, और ये 3 चैप्टर आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको बोल दिया एनसीईआरटी के अंदर कितने चैप्टर है टोटल, एनसीईआरटी में टोटल 13 चैप्टर है, और 13 चैप्टर के 13 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आप सोच लो 3 से 4 क्वेश्चन सब चैप्टर में से आएंगे, ठीक है, तो आपको एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। ये अभी इस नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, रामदेव मिश्रा हो जाए तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले से ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, ये डिलीटेड हो गया था इसका कुछ पोर्शन, ऑर्गेनिज्म वाला, बस पॉपुलेशन वाला पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर में से आपको पॉपुलेशन का इंटरेक्शन वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में पेज में एक टेबल दे रखी है, कौन पॉजिटिव 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 नेगेटिव, ये सब दे रखा है इसके अंदर, है ना, इंटरेक्शन वाला, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सब के क्या याद होने चाहिए, एग्जाम्पल याद होने चाहिए, उदाहरण याद होने चाहिए, ठीक है, इसके उदाहरण ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या है, समष्टि का ग्रोथ का जो है ग्राफ दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो सारे ग्राफ देख लेने एक बार, ठीक है। और ग्रोथ कैसे हो रहा है, डेंसिटी कैसे बढ़ रही है, कौन कौन डेंसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, जैसे कि जन्म दर है, ठीक है, और मृत्यु दर है, तो इसमें से एक हेल्प करता है, एक घटाता है, एक बढ़ाता है, एक आने वाले और जाने वाले, आएंगे तो बढ़ाएंगे, जाने वाले घटाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में यदि मैं इकोसिस्टम की बात करता हूँ, इकोसिस्टम में तो बहुत ही सिंपल चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के सारे स्टेप आपको याद होने चाहिए, एक एक स्टेप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सारे स्टेप यदि आपको याद होंगे तो ये आप लोग
इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आता है पिरामिड और एनर्जी। पिरामिड किसका उल्टा होता है? एनर्जी का कभी उल्टा नहीं होता है, ठीक है। बायोमास, जो वाटर के अंदर इकोसिस्टम होता है उसका बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। नंबर का, यदि एक सिंगल पेड़ होता है जंगल के अंदर, उसका नंबर का पिरामिड उल्टा देखने को मिलता है। एनर्जी का हमेशा सीधा होता है। तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनर्जी वाला। लास्ट आ जाता है अब इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके अंदर बहुत सारे डाटा दे रखे हैं, तो डाटा ध्यान रखोगे ना तो तुम्हारे को कम ज्यादा करने में हेल्प मिलेगी। तो एनसीईआरटी के सेकंड पेज पर ही आपको क्या है, एक चार्ट दे रखा है, स्पीसीज का चार्ट दे रखा है, सारे 3 ग्राफ दे रखे हैं ऐसे राउंडेड से, है ना। वो तीनों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तीनों चार्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एक डाइवर्सिटी ध्यान रखना है, कंजर्वेशन, लॉस कैसे हो रहा है वो ध्यान रखना है। उसके बाद में लॉस कैसे हो रहा है, तो एविल क्वाड्रेट जो है वो दे रखा है, किस किस रीजंस के कारण क्या है लॉस हो रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। वो आप यदि ध्यान रख लोगे तो उसमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस। और सबसे ज्यादा एक ये ग्राफ दे रखा है, स्पीसीज रिचनेस, जो एरिया का रिलेशनशिप है वो वाला ग्राफ दे रखा है, उसका फॉर्मूला है वो ध्यान रखना आपको, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला इन सीटू और एक्स सीटू, 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए उन सब में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाले जो टॉपिक है इन सब टॉपिक को देखना है, इन सारे टॉपिक को, सारे एनसीईआरटी के टॉपिक है, मैंने कोई नया टॉपिक नहीं बताया। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लेनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो टोटल 13 चैप्टर है, ठीक है। रियल में 13 लिखे हुए भले ही हैं, पर आप इसको 5 चैप्टर ही मानो, जितनी यूनिट है उतने मानो, और यूनिट के हिसाब से पढ़ो इसको, ठीक है। और जितने मैंने टॉपिक बताए हैं आपको, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ये सारे जितने मैंने टॉपिक बताए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए, ठीक है। यदि ये आपने टॉपिक कर लिए तो इसमें से आपके 45 क्वेश्चन, 50 में से 45 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इन्हीं टॉपिक में से आएंगे। 5 क्वेश्चन भले इधर उधर आ जाए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप अब बोल रहे हो सर आपने तो पूरी बायोलॉजी बुक ही बता दी। नहीं, मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं, बट 45 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक में से आएंगे, ठीक है। 100% लिख के ले लेना। 45 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वो भी एनसीईआरटी से रहेगा। पेपर जो होगा वो 100% किससे होगा, एनसीईआरटी से ही होगा। किससे, एनसीईआरटी से। तो तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शांति से जाना है, पेपर देके आना है। कुछ बच्चे देके आ गए होंगे, कुछ बच्चे अभी देने जाएंगे, तो आपको जिस प्रकार से आपको डर, ऐसा कुछ बच्चों को होगा कि नीट का पेपर बहुत हार्ड आया था, तो सर ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम लोगों को अपने पर भरोसा रखना है। आपने पूरे साल में क्या है, अपने इस की मेहनत की है, आप अपने लगन से तैयारी की है, आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए, जिस कॉलेज में आपका जो क्या है सपना है वो पूरा करने के लिए जाना चाहोगे, उसमें जा पाओगे यदि आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा कर लोगे तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है। जितने भी आपको फ्रेंड्स हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी ये सारे टॉपिक मिल जाए, ठीक है। आप लोगों को भी ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी में मार्क कर लेने और इनको रिवाइज करना है फास्ट, ठीक है। और इन टॉपिक को छोड़ने की गलती नहीं करनी है। एक भी टॉपिक छोड़ दिया तो समझ लो आपके 2 से 3 क्वेश्चन चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। कुछ पेपर्स चल ही रहे हैं वैसे, तो आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको बस क्या करना है, अच्छे से पढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आओ और एकदम चिल रहो, मस्त रहो। आपने बहुत अच्छी से मेहनत की है, इसको मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।